ये जबरदस्त सीन जिस मूवी का है उसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी में से एक है। कहानी कुछ इस तरह है, एक परिवार न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर छुट्टी बिताने चला जाता है। अगला दिन ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। जिस दुनिया को वो जानते थे अब वो बहुत बदल गई थी। फिल्म में काफ़ी सस्पेंस है जो हमें हैरान कर देता है। ये पूरी कहानी कुछ लोगों की आप बीती की तरह ऐसे दिखाई जाती है, लगता है जैसे हम भी इस कहानी का हिस्सा हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत इस सीन से होती है जहां पृथ्वी दिखाई जाती है और अमेरिका में सूरज निकल रहा है। इस आम दिन की शुरुआत से कहानी के अंत तक हम एक परिवार से जुड़े रहेंगे जो क्ले सैनफोर्ड का परिवार है, जिसमें वो, उसकी बीबी अमेंडा है और उसके 2 बच्चे रोज और आर्ची हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्ले एक प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। शांत नेचर का है, गुस्सा जल्दी नहीं आता है और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। मगर अमेंडा एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करती है। बहुत तेज, गुस्सैल और लोगों से नफरत करने वाली औरत है। चिड़चिड़ापन, लोगों से बदतमीजी करना, लोगों पर शक करना, उन पर चीखना चिल्लाना, ये सारी बुरी आदतें अमेंडा में हैं। इनकी बेटी रोज साफ दिल की एक मासूम बच्ची है जो फ्रेंड्स सीरीज का लास्ट सीजन देख रही है, और बेटा आर्ची एक टीनेजर है और चूंकि पॉवर्टी के लेवल पर है उसमें कुछ गलत आदतें हैं और अक्सर वो अपनी बहन को तंग करता रहता है। ओवरऑल ये एक साधारण फैमिली है। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। आज सुबह जब क्ले की आंख खुलती है तो अमेंडा पहले ही जाग चुकी थी। अमेंडा कहती है कि आज सुबह जब मैं जागी और खिड़की से बाहर लोगों को देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज हम छुट्टी पर कहीं बाहर चले जाएं। इसलिए मैंने लॉन्ग आइलैंड पर एक घर बुक कर लिया है और हम वहीं जा रहे हैं। मैंने तुम्हें ये पहले इसलिए नहीं बताया कि बुकिंग करने के बाद तुम मना नहीं कर सकोगे। क्ले बिना अगर मगर किए मान जाता है और अगले सीन में ये फैमिली खुशी खुशी अपनी कार में लॉन्ग आइलैंड की तरफ जाते हुए दिखाई देती है और आइलैंड के उस घर में पहुंच जाती है जो अमेंडा ने ऑनलाइन बुक किया था। घर काफी शानदार था। अमेंडा और क्ले को बहुत पसंद आता है। घर के बाहर पूल देखकर बच्चे उसमें नहाने चले जाते हैं। क्ले गाड़ी से सामान ले आता है और अमेंडा कहती है कि वो मार्केट जाकर खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रही है। वो कार से सामान लेने निकल जाती है और सामान खरीद के गाड़ी में रख रही होती है। तभी पास में ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो खाने पीने का इतना सारा सामान खरीद के गाड़ी में रख रहा होता है जो एक फैमिली के लिए बहुत ज्यादा था। अमेंडा को ये बात बड़ी अजीब लगती है और हमें भी। अमेंडा उससे बिना कोई बात किए घर वापस आ जाती है। क्ले स्मोक करता था मगर अमेंडा से छिप कर, इसलिए वो खुद उसे सिगरेट का एक पैकेट लाकर देती है और कहती है कि तुम यहाँ छुट्टी में स्मोक कर सकते हो मगर बच्चों के सामने नहीं। अमेंडा उसे रेडी होने के लिए 15 मिनट का टाइम देती है और वो लोग तैयार होकर बीच पर चले जाते हैं और वहां एंजॉय करने लगते हैं। तभी रोज बीच की ओर आता एक शिप देखकर अपने पेरेंट्स को बताती है। क्ले का कहना था कि आसपास काफी बंदरगाह हैं तो ये शिप अपना रास्ता बदल लेगा। काफी समय बाद भी शिप उसी दिशा में आ रही थी, बल्कि अब वो और ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। रोज उस शिप को ही देखे जा रही थी जिसे देखकर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब वो शिप इतने नजदीक आ जाती है कि अमेंडा घबरा कर क्ले को जगा देती है और बोलती है कि कुछ गड़बड़ है, शिप तो रुक ही नहीं रहा है। क्ले सबको बीच से भागने को कहता है। बीच पर हंगामा हो जाता है। शिप इस तरह बीच पर आकर रुक जाता है मानो उसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा हो। बीच को खाली करा लिया जाता है। क्ले वहां के सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछता है। वो बताता है कि शायद नेविगेशन सिस्टम में कोई खराबी आई है। ऐसा और शिप के साथ भी हो रहा है। वहां से ये लोग सीधे घर चले जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। क्ले ने टीवी चेक किया, उस पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा था। वो ऑनलाइन खाना भी नहीं मंगा सकते थे, इसलिए शाम को बर्गर से ही काम चला लेते हैं। रात को बच्चे सो गए और अमेंडा और क्ले नीचे ड्रिंक पीकर एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर उनके सामने स्कॉट नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूथ के साथ खड़ा है। इतनी रात को किसी अजनबी का आना उन्हें हैरान कर देता है। स्कॉट अमेंडा का नाम जानता है और उससे कहता है कि ये घर हमारा है और आपने हमसे ही ईमेल करके ये रेंट पर लिया था, पर वो उससे कभी मिली नहीं थी, इसलिए उसे डाउट था। स्कॉट अंदर आने की इजाजत मांगता है। थोड़ी आनाकानी के बाद क्ले उसे अंदर आने देता है। स्कॉट बताता है कि मैं शहर में एक ऊंची बिल्डिंग में रहता हूं मगर ब्लैक आउट हो चुका है, यानी बिजली पूरी तरह जा चुकी है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है और घुटने का ऑपरेशन होने के कारण मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पता है आपने पैसे दिए हैं और छुट्टियां बिताने आए हैं। हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, पर हम भी यहाँ रुकना चाहते हैं और आप फिक्र ना करें, हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे। हम बेसमेंट में सो लेंगे और आधे पैसे भी लौटा देंगे। वो $1000 क्ले को लौटा देता है। क्ले को कोई ऐतराज नहीं
नहीं था, पर अमेंडा आसानी से मानने वाली नहीं थी। क्ले कहता है अगर ये इनका घर है तो ये यहाँ रुक सकते हैं, मगर अमेंडा कहती है मुझे अजनबियों के साथ रहने में दिक्कत होती है, मैं आपको रहने की इजाजत नहीं दे सकती। इस पर स्कॉट की बेटी रूथ थोड़ा भड़क जाती है और कहती है ये घर हमारा ही है। अमेंडा क्ले से अकेले में बात करने चली जाती है। अमेंडा को शक था और अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे, मगर क्ले कहता है कि ये लोग मुसीबत में हैं और मुझे नहीं लगता ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। स्कॉट ने हमारे सामने चाबी से अलमारी भी खोला था, अगर ये उनका घर नहीं होता तो वो ड्रॉर कैसे खोल पाते, सोचो जरा। अमेंडा कहती है घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं है, उसने जरूर अलमारी का लॉक तोड़ा होगा और वो गलत इरादे से ही यहाँ आए होंगे। इस पर क्ले कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ तो मैं उन्हें जाने के लिए कह दूंगा। एक बार फिर ये दोनों उससे बात करने चले जाते हैं। स्कॉट अच्छे से पेश आता है और अलमारी में रखी शराब से कॉकटेल बनाकर पिलाता है। अमेंडा कहती है कि ठीक है मुझे अपनी आईडी दिखाओ, मगर एक प्रॉब्लम थी, स्कॉट अपना वॉलेट होटल रूम में ही भूल आया था। उसकी बातों से वो कोई साइकोपैथ, चोर या पागल नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुद कुछ घबराया हुआ था। तभी उसकी बेटी रूथ टीवी चलाती है जिसपे आपातकालीन प्रसारण चल रहा था। जैसे कि स्कॉट ने कहा कि सिटी में ब्लैकआउट हुआ है, शायद इसी कारण न इंटरनेट चल रहा था और न ही टीवी पर कोई प्रसारण आ रहा था। खैर इसे एक बात तो साबित हो गई थी कि सच में कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी को वहां ठहरने दिया जाता है। इस पर रूथ अपसेट थी और वो कहती है कि हमें अपने ही घर में बेसमेंट में सोना पड़ रहा है, कल को क्या ये लोग हमसे झाड़ू पोछा भी करवाएंगे। स्कॉट उसे समझा देता है, क्योंकि स्कॉट पहले साइबर सिक्योरिटी में था, इसलिए उसे ही अंदाजा था कि आखिर क्या हुआ है। अगले सीन में रोज अपनी माँ को जगाती है और कहती है कि उसे फ्रेंड्स सीरीज का लास्ट एपिसोड देखना है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। रोज के जाने के बाद अमेंडा उठकर अपना फोन देखती है जिसमें कुछ न्यूज अलर्ट आए हुए थे। जैसे ही वो क्ले को दिखाने वाली होती है अलर्ट्स गायब हो जाते हैं। क्ले ने कहा शायद किसी ने सब कुछ हैक कर लिया है, पर क्ले को एक ही फिक्र थी, वो ये कि उनके घर में दो अजनबी हैं। कॉफी पीने के बाद क्ले अमेंडा से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, शायद वहाँ मुझे कोई बता सके कि ये सब क्या हो रहा है। रूथ और स्कॉट जाग जाते हैं और वो क्ले के बारे में पूछते हैं, तो अमेंडा बताती है कि वो मार्केट गए हैं। इसके बाद वो न्यूज अलर्ट के बारे में बात करती है। ये सुनकर स्कॉट थोड़ा चौंक जाता है। अमेंडा पूछती है कि क्या हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो स्कॉट मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में वो उन्हें डराना नहीं चाहता था, वो उन्हें आई लव यू वायरस के बारे में बताता है जो सन 2000 में बना था, जिसने कई कंपनीज को करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया था। बाद में पता चला ये काम फिलीपींस के दो शरारती लड़कों का है, इसलिए हो सकता है जो अभी हो रहा है ये बात इतनी बड़ी ना हो, शायद सिस्टम में कोई खराबी हो, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चाहे स्कॉट उन्हें हिम्मत ही क्यों नहीं दे रहा था, मगर हालात बता रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। स्कॉट की वाइफ प्लेन से कहीं जा रही थी तो स्कॉट को उसकी भी चिंता थी, क्योंकि सभी सिस्टम काम करना बंद कर रहे थे। अगले सीन में रोज गार्डन में बैठी हुई थी, उसे सैकड़ों की तादाद में हिरन दिखाई दिए। ये होना काफी अजीब था क्योंकि जानवर ऐसा बर्ताव नहीं करते। उधर स्कॉट अपने पड़ोसी के घर की ओर निकल गया। घर का बहुत बुरा हाल था, सामान टूटा बिखरा पड़ा हुआ था और घर में कोई नहीं था। तभी अगले सीन में क्ले को दिखाया जाता है। वो रास्ते में था और कार का जीपीएस काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था और वापस आने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे एक घबराई हुई औरत मिलती है जो स्पेनिश भाषा में रोते हुए कुछ कहती है। क्ले को उसकी भाषा समझ नहीं आती और मूवी में भी इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं दिया गया है, जो हमें और भी सस्पेंस में डाल देता है। क्ले उस औरत को देखकर घबरा जाता है और बिना उसकी हेल्प किए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक प्लेन की आवाज आती है और वो देखता है कि प्लेन लाल रंग की कोई चीज आसमान से फेंक रहा है। वो गाड़ी मुड़ाकर बहुत तेजी से भगाने लगता है, पर असल में वो एरोप्लेन पेपर गिरा रहा था, लाल रंग के पेपर जिसपे फारसी में कुछ लिखा हुआ था। उधर स्कॉट अपने पड़ोसी के घर में एंटर करता है और घर में कोई नहीं था, पर उसे पता था कि पड़ोसी के पास एक सैटेलाइट फोन है। स्कॉट उसे ले लेता है। अमेंडा और रूथ पूल के पास बैठे थे। पास ही गार्डन में बैठे रोज के कहने पर आर्ची उसके साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ उन्हें एक कैबिन नजर आता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। रोज अपने भाई को बताती है कि उसने बहुत सारे हिरन देखे थे, पर वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसको डराने के लिए एक कहानी सुनाने लगता है। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो आर्ची को एक कीड़ा काट लेता है। उधर स्कॉट सैटेलाइट फोन को ट्राई करता है, मगर फोन काम नहीं कर रहा था। इस सीन से कुछ देर पहले दिखाया गया था कि अमेरिका का सैटेलाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। शायद यही वजह है कि स्कॉट के हाथ में जो फोन है वो अब काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो साइड में समुद्र के किनारे बीच पर चला जाता है, जहाँ एक प्लेन क्रैश हो गया था। हर तरफ लाशें और दिल दहला देने वाला मंजर था। वहाँ कोई भी
अभी जिंदा नहीं था। तभी स्कॉट को एक और प्लेन आता दिखाई देता है जो सीधा उस ओर आ रहा था। स्कॉट समझ गया कि ये भी यहाँ क्रैश होने वाला है। वो जान बचाकर भागता है और प्लेन समुद्र किनारे क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से पानी की एक बहुत बड़ी लहर उसकी तरफ बढ़ती है और उसको भिगो देती है। ये सब देखने के बाद वो समझ गया कि सच में हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। वो घर आकर अपनी बेटी को सच नहीं बताता कि उसने प्लेन को क्रैश होते देखा है और अपने गीले होने का कारण वो पूल में गिरना बताता है। वो रूथ को कपड़े लेने भेज देता है और अमेंडा से कहता है कि सब कुछ बंद हो जाए फिर भी सैटेलाइट फोन काम करते हैं, पर सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है। अमेंडा को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए स्कॉट बताता है कि मैंने अपनी आंखों से एक प्लेन को गिरते हुए देखा। तभी एक इतनी जोर की आवाज आती है कि इन लोगों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता है। बच्चे अभी जंगल में ही थे। अमेंडा को उनकी फिक्र थी, इसलिए वो जंगल की तरफ चली जाती है और बच्चों को घर ले आती है। सब ठीक थे, पर अभी किले घर नहीं लौटा था। आर्ची कहता है पता नहीं वो आवाज किस चीज की थी, पर मैंने कान सही से बंद नहीं किए थे और अब मुझे काफी अजीब लग रहा है। अमेंडा बच्चों को कमरे में भेजकर स्कॉट से पूछती है कि बताओ कि वो क्या था, तुम्हें तो सब चीज की जानकारी है। स्कॉट बताता है वो किसी प्लेन की आवाज नहीं हो सकती और ना ही ये बम था, ये किसी तरह का सोनिक हथियार हो सकता है। मैं कुछ कह नहीं सकता। अमेंडा उस पर भड़क जाती है और कहती है कि कुछ देर पहले तो तुम बड़े बड़े अंदाजे लगाकर मुझे डरा रहे थे, अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसे किले की भी फिक्र हो रही थी। फिर वो कहती है कि इमरजेंसी के लिए हमें बाथ टब में पानी भर के रख लेना चाहिए, पता नहीं ये सब कब तक बंद होगा। ये बात स्कॉट अपनी बेटी से छुपाना चाहता था, मगर अब वो ये सब जान गई थी, जिस बात से वो बहुत दुखी हो गई थी। तभी अमेंडा 2 दिन पहले मार्केट में मिले उस आदमी का जिक्र करती है जिसने ढेर सारा पानी और खाने का सामान लिया था। वो जानता था कि ये सब होने वाला है। स्कॉट कहता है वो डैनी होगा, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने मेरे इस घर को डिजाइन किया था। वो हमेशा इन हालातों के लिए तैयार रहता है। शायद उसे इस सब का पहले से ही अंदाजा हो गया होगा। इतने में क्ले भी लौट आता है जो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो उन्हें बताता है कि मैंने रास्ते में एक प्लेन देखा जो ये पेपर फेंक रहा था। पेपर पर लिखे शब्दों को आर्ची ने एक गेम में देखा था। कहता है कि इस पेपर पर लिखा है अमेरिका की मौत। बाकी और क्या लिखा है उसे समझ नहीं आया, पर इसमें कोई शक नहीं था कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। किसने किया नहीं पता, मगर हालात ठीक नहीं थे। जान बचाने के लिए अमेंडा और किले वापस शहर को जाने का फैसला करते हैं। स्कॉट उन्हें सलाह देता है कि ऐसा मत करो, शहर के हालात और बुरे होंगे, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, यहाँ सेफ रहोगे। वो लोग उसकी बात ना मानकर हाईवे के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ बहुत सारी ब्रांड न्यू टेस्ला कार एक दूसरे से टकराकर रास्ता ब्लॉक कर चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं था, वो ऑटो ड्राइव पर थी। तभी शहर जाने वाले रास्ते का नजारा दिखाया जाता है। पूरी रोड बुरी तरह टकराई हुई गाड़ियों से ब्लॉक थी। अमेंडा को समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरे से टकरा रही हैं। वो भागकर गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि और कारें भी इस तरफ आ रही थी। वो थोड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। कोई और चारा ना होने के कारण वे वापस स्कॉट के घर पर आ जाते हैं। सभी लोग टेंशन में थे। अमेंडा के कहने पर किले बाथ टब में पानी भरने लगता है। रूथ उसके पास आकर गांजा स्मोक करने को पूछती है। दोनों ही टेंशन में थे, इसलिए वो साथ में स्मोक करने लगते हैं। बच्चे अपने कमरे में थे। उधर स्कॉट अमेंडा को बताता है कि वो अपने क्लाइंट से मिला था जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है, जिनका संबंध पेंटागन से होता है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की थी। बड़े लोगों को ऐसे खतरों की खबर पहले ही मिल जाती है। हाल ही में शहर से बाहर जाते टाइम उसने मुझसे इतना ही कहा था कि अपना ख्याल रखना। शायद उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था। बातें करते करते गम भुलाने के लिए ये म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगते हैं। क्ले रूथ को बताता है कि हमने घबराहट की वजह से तुमसे ये बात छुपाई थी कि हमने बीच पर एक शिप को बेकाबू होते देखा था। इतने में उन्हें पूल से एक आवाज आती है। जाकर देखने पर पता लगता है कि पूल में बहुत सारे फ्लेमिंगो बर्ड नहा रहे थे, जो एक और अजीब घटना थी। उधर ये दोनों डांस करते करते एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, जहां अमेंडा कहती है कि तुम जल्दी ही अपनी पत्नी से मिलोगे, जिस पे स्कॉट कहता है कि शायद नहीं, हो सकता है वो भी इसी घटना का शिकार हो गई होगी। अभी वही जोरदार आवाज फिर होती है और सब अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। इस बार आवाज इतनी जोरदार थी कि बल्ब और कांच भी टूट जाते हैं। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हुई, पर अब सभी को बहुत डर लग रहा था, इसलिए किले के बच्चे उसके साथ सो जाते हैं और रूथ अपने पिता के साथ। रात को रोज अपनी माँ को वेस्ट विंग सीरीज के किरदार के बारे में बताती है जो बाढ़ में डूब रहा होता है और भरोसा करता है कि गॉड उसे बचाने आएंगे। वहाँ कई लोग बारी बारी से नाव लेकर उसे बचाने आते हैं, पर वो कहता रहता है कि वो सिर्फ गॉड की हेल्प लेगा
और डूबकर मर जाता है। मरने के बाद वो गॉड से पूछता है कि वो उसकी हेल्प करने क्यों नहीं आए। तब गॉड कहते हैं कि जो लोग मदद करने आए थे वो मेरी ही भेजी हुई हेल्प थी। रोज कहती है गॉड अपनी हेल्प किसी न किसी बहाने से भेजता है, इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़कर मदद ले लेनी चाहिए। यहाँ रोज इनडायरेक्टली बार बार हिरन के दिखने, फ्लेमिंगो के पूल में आने के बारे में जिक्र कर रही होती है। वो कहती है कि वो और इंतजार नहीं कर सकती और सुबह होने से पहले कहीं चली जाती है। सुबह हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं क्योंकि आर्ची के दांत गिरने लगते हैं और रोज भी कहीं गायब थी। अमेंडा और क्लेव बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। नेटवर्क ना होने के कारण वो मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। फिर स्कॉट कहता है कि वो आदमी डैनी जिसे तुमने पार्किंग लॉट में देखा वो यहीं पास में ही रहता है, उसके पास जरूर कोई दवाई होगी, वो ऐसे हालातों के लिए पहले से तैयार रहता है। रूथ इस बात से नाराज हो जाती है कि उसके पिता उसे अकेले छोड़कर किसी और की मदद करने जा रहे हैं। स्कॉट उसे मना लेता है और 1 घंटे में वापस लौटने का वादा करता है। क्ले और स्कॉट आर्ची को लेकर डैनी के घर जाते हैं। ये दरवाजे पर दस्तक देते हैं। डैनी के हाथ में एक गन थी। वो इनसे दरवाजे से दूर जाकर गाड़ी के पास खड़े होने को कहता है। डैनी के इस बर्ताव पर स्कॉट हैरान था क्योंकि वो उसका दोस्त हुआ करता था। स्कॉट उसे उनकी मदद करने को कहता है और क्ले बताता है कि उसके बेटे की उल्टियां हुई हैं और उसके दांत गिरने लगे हैं। डैनी बताता है कि दांत गिरने की घटना कोई नई नहीं है, ये पहले भी कई जगह हो चुका है। ये सब उस तेजी से आने वाली आवाज के कारण हो रहा है जो सीधा दिमाग पर असर करती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। स्कॉट कहता है कि हम दोस्त थे। इस पर डैनी कहता है कि ये पुरानी बात है, अब हालात बदल चुके हैं और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूंगा। क्ले कहता है कि ऐसे में हम कहाँ जाएं और हमारी कौन मदद करेगा। स्कॉट और डैनी में बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं पर क्ले उनके बीच आकर दोनों को समझाता है और डैनी से विनती करता है कि प्लीज हमारी मदद करो। मेरी जगह आप होते और आपका बच्चा ऐसी हालत में होता तो आप क्या करते। मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ। तो डैनी कहता है कि जब सरकारें ही नहीं रहेंगी तो वो पैसों का क्या करेगा। आखिरकार वो लास्ट में उनकी मदद कर देता है। फिर वो बताता है कि ये काम कोरियन या चाइनीज का हो सकता है। अमेरिका ने इतने सालों में इतने दुश्मन बनाए हैं, अब वो सब एक हो गए हैं। क्ले उसे वो रेड पेपर दिखाता है। इस पर डैनी कहता है कि ये सब होने से पहले उसके एक दोस्त ने सैंटियागो में हुई एक घटना के बारे में बताया था। वहाँ जो पेपर गिराए गए थे वो चाइनीज में थे। क्ले और स्कॉट गाड़ी में बैठ जाते हैं। जाने से पहले स्कॉट क्ले से पूछता है कि क्या हर हाल में तुम मेरे साथ हो, मुझे ये जानना है। क्ले कहता है कि क्यों पूछ रहे हो। तब स्कॉट उसे समझाता है कि मुझे पहले शक था ऐसा होगा पर अब कंफर्म हो गया है। अगर किसी देश को खत्म करना हो तो 3 चाल वाला एक दाव खेलो। पहला, किसी देश की सरकार को तोड़ना हो तो उन्हें आइसोलेट कर दो, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब ठप करके, और हमने ऐसा देखा भी। दूसरा, गुप्त हथियार का इस्तेमाल करो और उन्हें गलत जानकारी देकर इतना डराओ कि वो एक दूसरे पर ही शक करने लगे। हर कोई अलग कहानी बनाएगा, डर का एक माहौल बन जाएगा। फिर उनका निशाना दिमागी तौर पर और भी कमजोर हो जाएगा। जहाँ पर दुश्मन या हमले की वजह नहीं दिखेगी वहाँ लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। इन 2 चालों के काम करने के बाद तीसरी खुद ब खुद सफल हो जाएगी। क्ले पूछता है कि तीसरी चाल क्या है। स्कॉट जवाब देता है कि सिविल वॉर यानी गृह युद्ध, क्योंकि तब सरकारें टूट चुकी होंगी और कोई कानून नहीं रहेगा। और ऐसा ही हो रहा था। उधर अमेंडा और रूथ रोज को जंगल में ढूंढते हुए उसी कैबिन में पहुंच जाते हैं। वहां इन दोनों की बहस हो जाती है। तभी रूथ बाहर आती है जहां बहुत सारे हिरन आ जाते हैं। अमेंडा उन हिरन के सामने चीखती चिल्लाती है और हिरन को वहां से भगा देती है। तभी अमेंडा वहां से शहर का नजारा देखती है जहां बम धमाके हो रहे थे। पूरी तरह जंग का माहौल बना हुआ था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शायद शहर में लोगों ने एक दूसरे को लूटना, मारना और बलात्कार जैसे क्राइम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जब कानून खत्म हो जाता है तो यही सब होता है। पर अमेंडा और रूथ की फैमिली सेफ जगह पर थे। फिल्म के लास्ट में हमें रोज दिखाई जाती है जो एक घर में थी और खा पी रही थी। ये वही घर था जिसका जिक्र स्कॉट ने करते हुए कहा था कि शायद मेरे पड़ोसी के घर में एक सुरक्षित बंकर होगा। शायद रोज हिरन को गॉड का इशारा समझकर रात को उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई होगी। घर में वाकई एक बंकर था। वो उसके अंदर चली जाती है जहाँ ढेर सारा खाना, पावर सोर्स और बहुत सारी किताबें थी और डीवीडी भी थी, जिनमें फ्रेंड सीरीज की डीवीडी भी थी। रोज लास्ट एपिसोड देखने बैठ जाती है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। कहानी बस यहीं तक दिखाई गई थी। आगे शायद बाकी सब भी यहाँ आ गए होंगे और ये हमला वाकई अमेरिका को तबाह करने के लिए किया गया होगा। जानवरों का अजीब बर्ताव इस तबाही की वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हुए बदलाव के कारण भी हो सकता है, या हो सकता है वाकई ये गॉड का कोई इशारा हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं।